पेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले ध्यान नजर डालेंगे इस वक्त सोने के भावों पर, क्योंकि यहां पर हल्की सी बढ़त हमने बनते हुए देखी है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा तो बाजार रिएक्ट कर ही रहा है और इसके अलावा उम्मीद ये भी है कि FOMC के जो मीटिंग मिनट्स हैं आज के, वहां से भी कुछ सहारा हम सोने में आता हुआ देखेंगे। अगले महीने वेदर और नॉट यूएस फेड यहां पर टेपरिंग की शुरुआत करेगा या नहीं, इसका काफी हद तक अंदाजा इस हफ्ते में बाजार को मिल सकता है। हमारे साथ जुड़े हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और सोने पर स्पेशली बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिद्धि सीधी के पृथ्वीराज कोठारी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, काफी उठापटक सोने में देखने को मिली है, लेकिन हायर हाईज हमने भी यहां पर अब बनते हुए देखे हैं। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, मीटिंग मिनट्स, यूएस फेड की मीटिंग अगले महीने, इन सबके बीच आप सोने के प्राइसेस को कैसा ट्रेड होता हुआ देखेंगे? देखिए, सोने की प्राइस में अभी नो डाउट है कि फिजिकल डिमांड थोड़ा अच्छा है इंडिया के अंदर, तो इंडिया की बाइंग अच्छी हो रही है। एक तो चीज ये है, और सेकंड चीज है कि जो प्राइस जो होता है कि यूएस टेम्परिंग करेंगे तो उसका मुझे लगता है कि गोल्ड पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना इक्विटी पे इफेक्ट आएगा अदर दैन गोल्ड। तो उस हिसाब से थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्राइस एक रेंज बाउंड में अभी रुक के आ गया है, और आपने देखा होगा जैसे भी करेक्शन आती है या कुछ भी डाउनफॉल होता है फिर फास्ट उसको वापस मूव कर देते हैं। जैसे एवरीडे आप देखो तो $10-20 अप डाउन होते रहता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बाइंग करना है, और अपॉर्चुनिटी बाइंग की जो भी आती है करेक्शन पे तो बाइंग बनती है। कोठारी जी, आपने कहा कि फिजिकल मार्केट्स में खरीदारी यहां पर अब बेहतर होती हुई नजर आई है। क्लियरली काफी सारे ज्वेलर्स से हमारी बात हुई है जो एक्सपेंशन भी देख रहे हैं और नए फेस्टिव कलेक्शंस लॉन्च भी कर रहे हैं। किस तरह की उम्मीद है फिलहाल यहां पर प्राइसेस में, खरीदारी में रादर, और लोग क्या ले रहे हैं? क्योंकि ये भी एक पोल में निकल के आया है कि लोग यहां पर पहनने वाली ज्वेलरी ले रहे हैं, बहुत भारी ज्वेलरी की खरीदारी नहीं है। देखिए, भारी ज्वेलरी की खरीदारी ऑलवेज भी मैरिज सीजन और वहाँ पे होती है, पार्टीज और मैरिज सीजन, और बाकी जो साउथ के जो ट्रेंड होते हैं प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के। आपको पता होगा कि मद्रास के अंदर बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है ऑन 21 अक्टूबर टू 30, तो उसकी भी काफी खरीदारी होगी, और हर जगह के ऊपर डिमांड काफी अच्छा है। लोगों की जो भी सेविंग्स होती है गोल्ड बाय कर रहे हैं। गोल्ड प्राइस अनफॉर्चुनेटली रुपी डेप्रिशिएट ज्यादा हो गया, उसकी वजह से गोल्ड प्राइस को काफी इफेक्ट हुआ है। इंटरनेशनल प्राइस उतना इफेक्ट नहीं किया जितना आपके डोमेस्टिक रुपी ने उसको इफेक्ट किया है। तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की काफी डिमांड रहती है ऑन द साउथ साइड ऑफ द 4 स्टेट, और तो उसमें उनका जो ट्रेंड ही रहता है कि जो मैक्सिमम मेकिंग चार्जेस जो कम से कम होता है वही बाइंग होती है। और नो डाउट अभी तो सब जगह पे हॉलमार्किंग हो गई है, तो उससे कोई इश्यू अब कहीं पे भी नहीं है। एब्सोल्युटली। तो कोठारी जी, किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि फुटफॉल यहाँ पर चाहे FMCG हो, चाहे प्रॉपर्टी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर ही जगह हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। क्या ज्वेलरी सेक्टर को भी डबल % इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में? नहीं, उतनी हम नहीं देखते हैं, पर नो डाउट क्वार्टर लास्ट ईयर अगर आप क्वार्टर देखोगे तो कोविड के टाइम पे था पूरा, पर इस टाइम मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इस क्वार्टर के अंदर अपना हाईएस्ट इंपोर्ट फिगर आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सितंबर के फिगर भी अच्छे आ गए, अक्टूबर और नवंबर है पूरा सीजन, और दिसंबर पूरा सीजन है, ये क्रिसमस है, मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहा। और प्राइस मेनली डिपेंड ऑन द प्राइस, अगर प्राइस रेंज बाउंड अगर रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छे फिगर आएंगे, नॉट मोर देन, उसमें नहीं कह सकते हैं, बट कोविड के सिचुएशन से तो काफी ज्यादा आएंगे। बट एजुअली जो भी अपने 800 टन के आसपास जो इम्पोर्ट 650 से 800 टन के आसपास होता है, तो मुझे लगता है 150 to 200 टन का इम्पोर्ट हो जाएगा। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर आते हुए, चाहे वो इंपोर्ट्स के लिहाज से हो या फिर ऑन ग्राउंड ज्वेलरी बाइंग के लिहाज से। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को, और यहाँ पर आपकी बाइंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और क्या रेंजेस रहेंगे? करेक्ट, मैं कोठारी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, आप सब सेंट्रल बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। $15 ट्रिलियन का लिक्विडिटी इंफ्यूज किया गया इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए, पर आज के दिन पे हम देखें तो सब सेंट्रल बैंक्स का फोकस लग रहा है कि इन्फ्लेशन के ऊपर ही है, पर ग्रोथ जिस चक्कर के हिसाब से हम लोगों ने $15 ट्रिलियन इंफ्यूज किया था इकोनॉमी में, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आप खुद देख लीजिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्लियरली इंडिकेट किया कि कहीं जल्दी जल्दबाजी पे वो नहीं रहेंगे फॉर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। तो फोकस रहेगा ग्रोथ के नंबर्स पे, जॉब डेटा पे नंबर रहेगा। आज का CPI डेटा ऑब्वियसली आएगा, बट मेरे हिसाब से उसके हिसाब से ही जाके सीधा
फेड इंक्रीज कर देगा इंटरेस्ट रेट्स नवंबर में, मेरे को संभावना कम लग रही है उस चक्कर में, बिकॉज फेड को एक फाइन बैलेंस लगाना है, उसको ग्रोथ चाहिए और उसको ये भी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे ना। अभी वो इन्फ्लेशन को सैक्रिफाइस करके ग्रोथ को सैक्रिफाइस करे, वो एक डिसीजन है जो फेड को लेना पड़ेगा, जो काफी थॉट प्रोसेस के बाद ही करेंगे। बट माय सेंस इज ग्रोथ, जॉब डेटा, यही दो चीज गवर्निंग फैक्टर रहेगा। सो आई थिंक डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी अपना जो प्रेशर बना हुआ है उसको इग्नोर करते हुए आई थिंक गोल्ड के ऊपर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमारा रुझान इसलिए पॉजिटिव ही है। आई थिंक गोल्ड वी कैन बाय एट 47,300 के लेवल पे एंड 47,150 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट 47,500 का है हमारा। और सिल्वर देखा जाए तो सिल्वर विल ट्रैक गोल्ड, उसमें कोई फर्क दो राय नहीं है। तो चांदी में भी हमारा बाई का ही कॉल है, जिसमें हम बोल रहे हैं 62,200 पे हम लोग खरीद सकते हैं, जो एक्चुअली सपोर्ट लेवल है लिटरली। And at 61,900, you can put a stop loss, and target is 62,600. सोने चांदी दोनों में ही खरीदारी की राय यहाँ पर, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हो या फिर अगर ज्वेलरी बाइंग है, तो दोनों ही तरफ हमने यहाँ पर पॉजिटिव रुझान आते हुए देखा है। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट आया है। एक्चुअली चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो उसको 15 अक्टूबर से यहाँ से बढ़ा देंगे। क्लियरली हमने ऑलरेडी पावर के प्राइसेस यहाँ पर ज्यादा ही देखे हैं, और अगर फ्लोटिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाए जाते हैं तो उसका सीधा असर यहाँ पर मेटल प्रोडक्शन स्मेल्टिंग पर भी पड़ेगा, जो हमने इंपैक्ट यहां पर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखा है। जय, कैसे देखते हैं आप स्पेशली एल्यूमिनियम जो कि 13 साल के हाईज पर है, और जिंक जहां पर हमने करीबन 2.5 साल के हाईज बनते हुए देखे हैं? जी मनीषा, देखिए ये जो न्यूज आया है चाइना से, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर लाएगा मेटल प्राइसेस पे, स्पेशली एल्यूमिनियम प्राइसेस पे, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर वेरिएबल कॉस्ट है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए। अगर उसमें इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि चाइना में आने वाले समय में विंटर ओलंपिक्स है, तो वो चाहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन कर्व हो, तो उसके कारण थोड़ा सप्लाई में प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि फिर से प्राइसेस में उछाल देखने को मिले। तो ओवरऑल ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बेस मेटल प्राइसेस में था। इस तरह के न्यूज अगर चाइना से आए तो वो यहाँ पे दोहरा पॉजिटिव असर डालते हैं। मैं बेस मेटल्स में बहुत ही बुलिश हूँ। एल्युमिनियम मुझे लगता है और यहाँ पे 10 से 12% का उछाल देखने को मिल सकता है, एंड कॉपर जिसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, प्राइसेस यहाँ पे अभी भी बाइंग किया जा सकता है। मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर कॉपर प्राइसेस अगर एमसीएक्स प्राइसेस में बात करें तो आई थिंक 800 प्लस देखने को मिल सकता है। तेजी यहाँ पर मेटल्स में जारी रह सकती है, एल्यूमिनियम और कॉपर में खरीदारी की राय है। आपका कोई टॉपिक है प्रीतम जो आप मेटल स्पेस में देखते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जय के साथ। लॉन्ग टर्म पे तो तेजी बनती है, पर कभी कभी ट्रेडर्स के हिसाब से हम लोग सभी शॉर्ट टाइम व्यू भी देख लेते हैं। आपने दो मेजर डेटा जो निकला है कल चाइना की तरफ से, बेसिकली आपका कार बाइंग नंबर्स आर रिड्यूस बाय 17% मंथ ऑन मंथ के हिसाब से दिखेंगे, और ईयर एंड ईयर के हिसाब से 13% की गिरावट आई है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा प्रेशर आया है। उस चक्कर में आई थिंक कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर शॉर्ट टर्म थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, एंड लॉन्ग टर्म लेवल पे आई थिंक तेजी रहेगी। तो हम लोग थोड़ा ट्रेडर व्यू लेंगे इस टाइम। हम लोग बोलते हैं कि वी कैन सेल कॉपर एट 742, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 746 पे, एंड टारगेट विल बी 737। ऑलराइट, तो वो एक ट्रेडर्स व्यू है कॉपर पे, लेकिन लॉन्गर टर्म यहाँ पर अभी भी सपोर्ट है, स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए, जहां पर 10 से 12% की बढ़त इन स्तरों से भी देखने को मिल सकती है। यानी कि इस साल के अंत तक हम शायद नए हाईज, नए ऑल टाइम हाईज एल्यूमिनियम में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन मेटल से भी आगे चलते हैं और बात अब यहाँ पर एनर्जी मार्केट्स की ही कर लेते हैं, जहां पर ये 8वां ऐसा हफ्ता होगा जब हम बढ़त के साथ कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जय, और आपकी स्ट्रैटेजीज अब यहाँ पर कच्चे तेल के लिहाज से क्या होंगी? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ डिमांड रिवाइवल देखा जा रहा है, आई थिंक हर डिप पे बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए क्रूड ऑयल या एनर्जी प्राइसेस में। विंटर डिमांड भी यहाँ पे निकल के आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जिस हिसाब से ग्लोबल एक ट्रेंड देखा जा रहा है, बेस मेटल प्राइसेस में रिकवरी है, इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस में रिकवरी है, तो उसके कारण यहाँ पे डिमांड फ्लो बढ़ेगा। दूसरी तरफ देखें तो शिपिंग मूवमेंट्स बहुत बढ़े हैं, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो मुझे लगता है 85 से $90 का लेवल भी देखने को मिल सकता है ब्रेंट क्रूड प्राइसेस पे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिले, आई थिंक 5980 से 6000 के लेवल के बीच में बाई की रिकमेंडेशन होगी। 5940 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 6180 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। राइट, और गति शक्ति जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर बहुत जल्दी बोलेंगे, उस स्कीम को वहां पर लॉन्च भी करेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री के बोलने से पहले फिलहाल कुमार मंगलम बिरला का एड्रेस ऑन है, उन्हें भी सुन लेते हैं। A grand yet complex orchestra. The outcome is a symphony like the PM Gati Shakti. I firmly believe that this symphony has the potential to change mindsets and show a path for government, industry, academia and civil society to come together and act for the collective prosperity of India. The synergy that comes from such a collaboration is a force multiplier. Congratulations again, Honorable Prime Minister, on the launch of yet another path-breaking and very deep impact initiative. Thank you very much. ऑलराइट, क्लियरली वो कुमार मंगलम बिरला कहते हुए कि योजना का क्या कुछ असर पड़ सकता है यहाँ पर इकोनॉमी में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत जल्द वहां पर बोलने वाले हैं। वापस आएंगे तो शायद उन्हीं के साथ लौटेंगे। आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। कमोडिटीज की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जय और प्रीतम बने हुए हैं। जय, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, कमोडिटी फ्यूचर्स की तो हमने यहाँ पर बात करी है, लेकिन जिस तरह का इंटरेस्ट स्पेशली क्रूड ऑप्शंस में हमने आते हुए देखा है, या जिस तरह के सब इंडेक्सेस लॉन्च हुए हैं, चाहे वो एग्री हो या नॉन एग्री हो, किस तरह का पार्टिसिपेशन और यहाँ पर अगर कोई स्ट्रैटेजीज हो? जी मनीषा, देखिए ये कमोडिटीज मार्केट ना धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। इंडेक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। क्रूड ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे वोलेटिलिटी है, एक कोई भी ट्रेडर जो यहाँ पे लिमिटेड रिस्क के साथ काम करना चाहता है और लिमिटेड कैपिटल डिप्लॉय करना चाहता है, उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। और हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्रूड ऑप्शंस में, और इंडाइसेस में भी ट्रेड्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक अच्छे संकेत हैं, और आने वाले समय में जिस हिसाब से यहाँ पे बुलियन एक्सचेंज आना है, स्पॉट एक्सचेंज, तो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी होगा। और जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इस तरह के प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे मैच्योरिटी बढ़ेगी ट्रेडर्स की, वो एक और विकल्प देखेंगे जो बहुत ही लिमिटेड था अभी तक कमोडिटीज मार्केट के लिए। इक्विटीज में बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं, तो आई थिंक कमोडिटीज में भी ये सारे इनिशिएटिव्स के कारण यहाँ पे मुझे लगता है आगे चल के मार्केट में और मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। प्रीतम, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे भी उसी पर, आपको भी लगता है कि कहीं पर इंडेक्स या ऑप्शंस में फिलहाल इस वक्त यहाँ पर स्ट्रैटेजी का मौका है? Absolutely, I think the opportunity है both indexes। आप ये मान के चलिए the newer generation को global exposure is a very important thing। तो उसके हिसाब से they have been tracking crude, gold, आप सब ट्रैक करते रहते क्योंकि इसकी information readily available है। I think जो दिक्कत थी वो था about how do they participate। indexes की आने के चक्कर में एक cost of participation बहुत लो हो जाता है, secondly unit भी impact भी छोटा हो जाता है उस चक्कर में। I think so options gives a client an opportunity to participate, but yes, the amount involved to participate is very low। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उसकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सकती है, वो एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। इंफॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल है, न्यूज आपके रिसर्चेज आर रेडीली अवेलेबल। वही रिक्वायरमेंट थे कि आपके पास कैसे टूल्स हैं अवेलेबल जो क्लाइंट उसको यूज करके मार्केट में पार्टिसिपेट करे। जैसे ही इनोवेटिव टूल्स इंक्रीज होते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर। Well, absolutely। हम आपके पास अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर भी स्ट्रैटेजीज लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हुए देखी हैं, जैसे दोनों हमारे गेस्ट ने कहा। इसी के साथ जय प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए। और इसी के साथ अपनी खास पेशकश क्रिप्टो निवेश की तरफ चलते हैं, जहां पर आज हम बताएंगे आपको किस तरह के और कितने तरीके के क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं। CoinDCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh।